पंजाब हुकूमत ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है। वो ऐलान कर दिया कि मोटर बाइक्स देंगे स्टूडेंट्स को और उसके लिए कर्जों पे देंगे। आप 1 बिलियन रुपए की सब्सिडी है, 20,000 रुपया डाउन देंगे और 2 साल की किस्तें हैं 5,000 रुपए की। मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि वो जो ये मेट्रो है, ट्रेन, उसकी लाइंस में इजाफा करेगी। असल तो देखिए, मोटर बाइक्स वगैरह से बेहतर तो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो इंक्रीज करनी चाहिए। वो पोल्यूशन और दीगर चीज़ों को भी एड्रेस करेगी। पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी इंपोर्ट से बहुत कम होती हैं, तो हमारे पास हर वक्त जो है डॉलर की कमी रहती है। हाइब्रिड मॉडल तो नहीं सक्सेसफुल होगा, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन टेक्नोक्रेटिक मॉडल हमने कितनी दफा ट्राई किया। हमने 60s में ट्राई किया, हमने 70s में ट्राई किया, हमने 80s में ट्राई किया, हमने 1999 के अंदर शुरू करके फिर 2000s में ट्राई किया, तो अब और कितनी दफा ट्राई करना है ना जी। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके सामने हाजिर हैं। और आज भी हम पाकिस्तान की जो मईशत और पॉलिसी के हवाले से ताज़ा टॉपिक्स और इश्यूज हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपको कुछ मालूमात भी फराहम करेंगे और आपके कमेंट्स और ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बड़े अहम होते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर इसको ज़रूर करें। तो वेलकम हारून साहब, वेलकम बैक और ईद मुबारक। आज तीसरा दिन है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ईद का। तो ये बताइए कि आप से सबसे आगाज ये करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है। वो ऐलान कर दिया कि मोटर बाइक्स देंगे स्टूडेंट्स को और उसके लिए कर्जों पे देंगे। आपको याद होगा पहले जब नवाज शरीफ साहब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने यूथ के लिए पीली टैक्सी स्कीम मुतारिफ करवाई थी। वो भी लोन्स के ऊपर की थी। अब ये मोटर बाइक्स है और इसका टारगेट जाहिर बात है यूथ है, यंग लोग हैं। और तो इस क्या समझते हैं आपके ये स्कीम जो है, इस तरह की स्कीम जो है वो कारामद साबित होंगी लोगों के लिए, या ये मजीद बर्डन डालेगी एक्सचेकर के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं आपको इसके नट्स एंड बोल्ट्स बता देता हूँ। थोड़ी सी मैथ्स मैंने की, तो अगर कोई स्टूडेंट अभी जाता है बगैर किसी गवर्नमेंट सब्सिडी के बैंक ऑफ पंजाब के पास और वो क्वालिफाई करता है और 20,000 रुपया डाउन देता है, तो बेसिकली 1 बिलियन रुपए की सब्सिडी है, 20,000 रुपया डाउन देंगे और 2 साल की किस्तें हैं 5,000 रुपए की। राइट। जी। तो यानी कि 20,000 रुपया डाउन देगा स्टूडेंट और 1,20,000 रुपया की किस्तें देगा, तो 1,40,000 रुपये इवेंचुअली दे एंड अप पेइंग। और असल में कीमत जो है वो 1,60,000 के करीब है। होंडा 70 मसलन आप लें तो 1,60,000 रुपये। तो स्टूडेंट को 40,000 रुपये का 20,000 रुपये का, क्योंकि 1,20,000 वो दे रहे हैं किस्तों में और 20,000 डाउन दे रहे हैं, तो 1,40,000 दे के उसको 1,60,000 की बाइक मिलेगी। तो ये पर्सपेक्टिव, ये एक स्कीम है। इसमें थोड़ी सी अगर आप मैथ करें, तो अगर स्टूडेंट अभी जाए बैंक के पास तो उसको 1,90,000 रुपये देना पड़ेंगे 2 साल के ऊपर। जी, तो बिल्कुल। 7,500 रुपया महीने का देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट को ओवरऑल 50,000 का फायदा हुआ है, बैंक का चार्जेस वगैरह इंटरेस्ट वगैरह मिला के। बिल्कुल। तो वो 19,000 मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, 1 अरब जो है उसको आप 19,000 से डिवाइड करें तो वही तकरीबन 50,000 आ जाता है। तो दिस इज 22% इंटरेस्ट होगा बैंक का। तो बैंक को तो अपने पूरे पैसे मिल रहे हैं 22% से, और 50,000 रुपया सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और स्टूडेंट को फायदा हो रहा है कि वो 7,500 रुपया महीने की जगह 5,000 रुपया महीना दे। सो दिस इज इन यू नो नटशेल, ये है स्कीम। बिल्कुल। अच्छा, आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक एक घर है जिसके अंदर 4, 5, 6, 8 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, 10 उसके अंदर 10 लोगों का घराना है। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं। तो वो बाप क्या करता है, वो जाके किसी साथ वाले से कर्जा लेता है और कलर टीवी ले आता है, आके अपने घर में लगा देता है।
बिल्कुल। और वो कहते हैं कि यार पंखा भी नहीं चलाएंगे, बल्ब भी नहीं चलाएंगे, 300 यूनिट के ऊपर हमने रहना है, तो ऐसा करते हैं सिर्फ टीवी चलाओ, हाँ। खाने को कुछ नहीं है। बीवी कहती है भाई टीवी क्यों तुम लेकर आए हो? वो बाप कहते हैं कि ये वो देखो, बात ये है कि टीवी से ना इनका ध्यान जो है इस तरफ लगा रहेगा, तो कार्टून लगा दो ताकि ये कार्टून देखते रहें और हमसे दूध ना मांगे, हमसे खाना ना मांगे। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को करने की क्या चीजें हैं। गवर्नमेंट के करने की चीजें बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल हैं। उसमें सबसे पहले क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो गवर्नमेंट दे नहीं सकती, जिसकी वजह से मैसिव हेल्थ की बीमारियां फैल रही हैं। आप कैंसर का इंसिडेंस देखें, हमारे मुल्क में कितना ज्यादा हो गया है। और उसकी वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि जो इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल्स यूज होते हैं वो यानी कि सीवरेज सिस्टम के थ्रू बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे सीवरेज है, जहाँ पे सीवरेज नहीं है वो डायरेक्टली जमीन के अंदर चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो केमिकल्स रस्ते रस्ते नीचे पहुंच जाते हैं उस वाटर टेबल के अंदर जहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट होता है। सो पानी जो है अव्वल तो साफ नहीं है, वो पुराने पाइप से सीवरेज और वो मिल गए हुए हैं सप्लाई ऑफ वाटर। और इवन वाटर टेबल जो नीचे है जहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट होता है वहां पे भी केमिकल्स पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट साफ पानी तो दे नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद आप वेस्ट के अंदर अगर आप देखें जो सिविलाइज कंट्रीज हैं, उसमें गवर्नमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों में नजर आती है और कई गवर्नमेंट नहीं नजर आती। एक, आपको नजर आएगी एम्बुलेंस, जी हाँ। एक पुलिस, और एक आएगी फायर ब्रिगेड। चौथी जगह गवर्नमेंट नजर ही नहीं आती। जबकि हमारे पास दुनिया जिंदगी के हर शोबे में गवर्नमेंट नजर आती है सिवाय इन तीन के अंदर। जब जरूरत पड़े तो हेल्थ का कोई इंतजाम नहीं है, पुलिस हेल्प नहीं करती, और फायर ब्रिगेड तो भूल ही जाए। तो भाई ये काम है करने को, आप हेल्थ की तरफ फोकस करें। यानी कि लाहौर के जो आप हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, इतने इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, हजार हजार कमरे का। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने हैं जहाँ पे फ्री होते हैं इलाज। प्राइवेट सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट करता है। पीआईसी के अंदर देख लें आप, इंडस हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है, शौकत खानम वगैरह। उसके बावजूद उधर एक एक बेड के ऊपर तीन तीन चार चार लोग होते हैं और फिर बाहर लाइनें लगी होती हैं। आखिर क्या वजह है? भाई वजह यह है कि सारे डिस्ट्रिक्ट से लाहौर में आते हैं। तो आप क्यों उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पूरा हेल्थ का सिस्टम नहीं बनाते? ये काम है करने वाले। तालीम का ये हाल है, आप मोटरसाइकिलें दे रहे हैं इनको, वहां बच्चों के पास स्कूल नहीं है, जहां स्कूल है वहां पे बच्चे नहीं है क्योंकि वो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वो किसी एमपी है एमएनए की जमीन है और उसने बेच दी है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे स्कूल बनाओ। वहां पे आबादी नहीं है। अच्छा, जहाँ पे आबादी है वहां पे स्कूल है, वहां स्कूल की दीवारें नहीं है, स्कूल के अंदर डेस्क नहीं है। जहाँ पे दीवारें हैं डेस्क है, वहां पे टीचर नहीं है। जहाँ पे टीचर है वहां पे किताबें नहीं है। जहाँ पे किताबें हैं उन किताबों का जो है करिकुलम, उसका कॉग्निशन कॉग्निटिव थिंकिंग से यानी कि सोच बच्चे की डेवलप करना, उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। अरे भाई इन चीजों के ऊपर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फोकस करने की। तो मेरी समझ से बाहर है कि मोटरसाइकिलें देना, ओके, मे बी फाइन, ठीक है, आप हेल्प करें उन 19,000 बच्चों की जिनको मिल जाएगी मोटरसाइकिल, जिनका पेट्रोल का किराया बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि पेट्रोल तो अब बढ़ेगा जिस तरह से ये मामला जा रहे हैं। तो रजा, मेरा पॉइंट ये है कि देखें, प्रायोरिटीज आर सीरियसली lopsided, दैट्स हाँ आई कैन से। बिल्कुल। सियासी मकासद होते हैं, वो उनका ये ख्याल है कि यंग लोगों को अपनी तरफ लेके आना है। वो सारे पीटीआई के वोटर बन चुके हैं और किस तरह उनको हम मोटरसाइकिलें दें ताकि वो एक देख देख लेकिन के। पीटीआई ने तो नहीं दी थी ना मोटरसाइकिलें। नहीं दी थी, बिल्कुल। हाँ, वो वो सोचने कैसे की बन बात। गए? सोचने वाली तो ये बात है, कोई सही। वहां पे कोई सेंसिबल एडवाइजर बैठा हो, वो उनको बताए कि जी इसके ऊपर काम करें ना, कि वो उधर क्यों चले गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे और पहले तो पुलिस को फिक्स करें, जिनकी बिल्कुल। हरकत की वजह से वो सारे उधर भागे। ये सारे पीटीआई के वोटर तो नहीं है, इनमें से बहुत से न्यूट्रल थे और बहुत से इनके अपने वोटर थे जो उस तरफ चले गए। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि वो जो ये मेट्रो है, ट्रेन, उसकी लाइंस में इजाफा करेगी। असल तो देखिए, मोटर बाइक्स वगैरह से बेहतर तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो इंक्रीज करनी चाहिए। वो पोल्यूशन और दीगर
चीज़ों को भी एड्रेस करेगी और फायदा भी देगी। अब यही बात है, प्रायोरिटीज आपने जो जैसे जिक्र किया, हमारे यहाँ मसला ही प्रायोरिटीज का है कि वो हमेशा से रही हैं, स्क्यूड रही हैं। तो बहरहाल जी, हम बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कि और भी मौजूद है, मैं क्विकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की थी यूरो बॉन्ड्स जो कमिटमेंट्स थी पाकिस्तान की, तो वो उन्होंने 1 अरब डॉलर जो है वो रीपे कर दिए हैं। ये 2014 में ये बॉन्ड लॉन्च हुआ था। तो जाहिर बात है कि ये एक डेवलपमेंट इस तरह से अहम है कि पाकिस्तान जो अपनी कमिटमेंट्स हैं फॉरेन पेमेंट्स की, क्योंकि जाहिर बात है, अगर ये ना करे इस तरह की, तो फिर वो डिफॉल्ट वाला मसला स्टार्ट हो जाता है। तो जरा इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिए, और थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताइए कि ये बॉन्ड्स ये होते क्या है, इनकी अहमियत क्या है। बॉन्ड्स आर बेसिकली अ वे ऑफ रेजिंग मनी। क्योंकि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी इंपोर्ट से बहुत कम होती हैं, तो हमारे पास हर वक्त जो है डॉलर की कमी रहती है। एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस मिला के भी हमारी इंपोर्ट्स फिर भी ज्यादा होती हैं। तो वो जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए कभी हम आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना। ये सब हमारे जो चक्कर हैं ये जहाज पकड़ के हम सबको इसलिए मिलने जाते हैं कि जी। और फिर एक और तरीकाकार ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स के पास जाएं और वहां से आप फाइनेंस रेज करें। कमर्शियल बैंक्स के पास भी आप जा सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास आप जाते हैं तो एक तो हर कमर्शियल बैंक के पास इतनी फसली नहीं होती। दूसरा ये है कि कमर्शियल बैंक्स का के रेट्स वगैरह और चार्जेस वो जनरली हायर होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स के पास जाएंगे तो वहाँ पे कदरे बेहतर। लेकिन आई थिंक इनका मेन मकसद ये होता है, एक तो पैसे मिल जाते हैं डॉलर्स। दूसरा ये है कि वो मार्केट सेंटिमेंट डिफाइन होता है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाने के में कामयाब होते हैं, उससे ये पता लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स को आपकी इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। सो मेन वजह ये होती है। अच्छा, तो अब आ रहे हैं इसके ऊपर। ये 10 साल का बॉन्ड था जो 2014 में लॉन्च हुआ था। अभी कंप्लीट हुआ है इसके टेन्योर। तो वो चंद दिन पहले ही उन्होंने दे दिया है, वो जो दरमियान वाला बैंक है उसको, कि आगे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें बॉन्ड होल्डर्स को $1 बिलियन। सो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट पाकिस्तान कभी भी अपनी हिस्ट्री 75 ईयर्स की में कभी ऐसा टाइम आया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कभी अपनी इंटेंट जाहिर की है कि वी विल नॉट बी एबल टू मीट आवर international obligations, which is a very good thing, irrespective of whatever government there is। चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कोई भी लीडर हो, चाहे वो मिलिट्री की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, कभी भी कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है या कोई भी गवर्नमेंट, उसने कभी भी ये इंडिकेट नहीं किया कि जी हम अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीट नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट पाकिस्तान। एंड जी, ऑल बी वेरी हैप्पी। ये फिर अच्छी डेवलपमेंट है, जी बिल्कुल। जी। और इसका फाइनली ये है कि मैं इसमें कमेंट्स यही करूंगा कि देखें, वो $1 बिलियन दिए तो आपके रिजर्व्स $1 बिलियन कम हो गए हैं। तो इस वक्त स्टेट बैंक ने, क्योंकि ये बिल्कुल ईद के दिनों में ही किया है, तो स्टेट बैंक के नंबर्स नहीं आए रिजर्व्स के। आई प्रिज्यूम कि वो प्रॉब्ली लो 7 बिलियन या हाई 6 बिलियन की रेंज में आ गए होंगे। लेकिन क्योंकि 1.1 बिलियन की जो थर्ड ट्रांच ऑफ द स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो कि पिछले साल साइन हुआ था, वो इज इमिनेंट। चंद दिनों में इट्स लाइकली कि वो मिल जाए, तो ये वापस आ जाएंगे 7 और 8 बिलियन डॉलर की रेंज में हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व। तो इसमें यही मेन चीज मेन चीज इसमें यही है, ठीक, बिल्कुल। है। अच्छा जी, तो हारून साहब, मुझे ये बताइए कि ज्यादा ये मतलब जो पाकिस्तान का जो हमेशा यही खतरा, आपको पता ना पिछले चंद सालों से, इसीलिए ये न्यूज भी बड़ी बन जाती है कि डिफॉल्ट का एक खतरा रहता है। अच्छा, वो अब जारी बात है कि वो तो आपने जैसे कहा कि अपनी कमिटमेंट्स और ऑब्लिगेशंस पे की हैं, लेकिन पाकिस्तान एक डीप क्राइसिस में, हम तो इसका जिक्र करते रहते हैं तकरीबन हर हफ्ते ही। हम देखते हैं गवर्नेंस का जो मसला है, जो मईशत का जो मसला है, पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी का जो मसला है। तो आपको पता है, हमारे एक कमेंटेटर हैं यूसुफ नजर साहब, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं। वो यहाँ नया दौर पे पिछले हफ्ते मैंने उनको इनवाइट भी किया था, क्योंकि वो बड़ी
कई दिनों से, कई हफ्तों से ट्वीट्स कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होनी चाहिए, और एक तो मैंने फिर उनको दावत दी, मैंने उनसे कहा कि बताइए कैसे। तो उन्होंने कहा जी अब ये जो हाइब्रिड मॉडल बना हुआ है, ये वाला पिछली गवर्नमेंट, इससे मुल्क के मसाइल हल होने वाले नहीं है। और इसके लिए आपको जो है एक जैसे साउथ कोरिया या सिंगापुर या थाईलैंड, इन ममालिक ने तरक्की की है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है और जमहूरियत को जरा साइड पे रख दें। वैसे ही हमारे यहाँ जमहूरियत वैसे साइड पे है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा मजीद साइड पे रख के एक टेक्नोक्रेट सी गवर्नमेंट बनाए। बड़ा उसके ऊपर इतराज भी हुआ। कई लोगों ने उस पर कहा कि जी आप एंटी डेमोक्रेसी बात कर रहे हैं, हमें जाहिर बात है ये व्यूज हमारे तो एडिटोरियल नहीं है नया दौर के, ना हम ऐसी चीज जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके ये व्यूज हैं। और आज उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा मजमून भी लिखा है इसी इसी को ये कहने के लिए कि पाकिस्तान में दो तीन तरह की इमरजेंसी है। एक तो डेमोग्राफिक, वो उन्होंने ये कहा कि 19 साल एवरेज एज अब एक पाकिस्तानी की होगी, पहले 23 होती थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लिटरेसी है, आधी 50% जो लोग हैं पाकिस्तान में वो इलिटरेट हैं फंक्शनली। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि भाई इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। और ये हाइब्रिड निज़ाम जो बनता है उसमें मारा मारी और लड़ाई झगड़े और ये और वो, 2 साल के लिए 3 साल के लिए गिरिया घूमते हैं। आप क्या समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो आके बचा सकते हैं पाकिस्तान को? आप वैसे तो आप खुद भी टेक्नोक्रेट हैं, हो सकता है कि आपसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही हो जाए, क्योंकि आपने भी शायद उसका हिस्सा बनना, आपको बनाया जा सकता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? फिर मैं अपने खिलाफ बात करता हूँ। अब देखिए, बिल्कुल मैं आप यूसुफ बताइए। नजर साहब जो हैं उनका मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वेरी लर्नेड जेंटलमैन, वेरी एक्सपीरियंस्ड, और यू नो ही हैज अ वेरी गुड ग्रिप ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स एंड यू नो ऑन जनरल इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड इन जैसे लोग जो हैं जब वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बाहर बैठ के देखते हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इट्स an extra pair of eyes which is जी। watching what is happening, which is extremely important. तो एक बात तो ये है। मैं उनकी जो सारे इश्यूज हैं उनको वन बाय वन मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, आज से ये इस दश्त की सयाही में मुझे ये 27वां साल है। मैं 1996 नवंबर से शुरू हुआ हूँ, और मैं एक प्रोसेस से गुजरा हूँ। इसलिए मैं कोई ये नहीं मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज वो इतना टाइम हो गया तो मैंने बहुत से नशेबो फराज देखे हुए हैं। अच्छा, अब वो मैं उनसे शेयर ये करना चाहूंगा, और एज ए कॉन्सिक्वेंस उनकी जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है और जो ट्वीट्स किए हैं उसके रिस्पॉन्स में, कि देखें, मैं भी एक जमाने में यही समझता था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। लेकिन मैंने ओवर द पीरियड ये अंडरस्टैंड किया है कि जब तक आपके पास कोई ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास लोगों की जेन्युइन बैकिंग नहीं होगी, वो आके सही काम ना करे, तब तक ये मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। अभी इसमें दो तीन बातें आ गई हैं। नंबर वन बात यह है कि बहुत सी एफिशिएंट बट्स हैं यहाँ। एक तो ऐसी गवर्नमेंट जिसके पीछे लोग हों। दूसरी बात, वो आके सही काम करे। तो ये भी बहुत बड़ा इफ है, राइट? बिल्कुल है। बट देर इज नो अदर वे। मैं प्रॉब्लम रजा आपको पता है, मैं बार बार कहता हूं कि देर इज ओनली वन वे टू डू द राइट थिंग, एंड दैट इज टू डू इट राइट। देर इज नो अदर वे। ये कितनी दफा ना हम ट्राई कर चुके हैं। हाइब्रिड मॉडल तो नहीं सक्सेसफुल होगा, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन टेक्नोक्रेटिक मॉडल हमने कितनी दफा ट्राई किए। हमने 60s में ट्राई किए, हमने 70s में ट्राई किया, हमने 80s में ट्राई किया, हमने 1999 के अंदर शुरू करके फिर 2000 में ट्राई किया। तो अब और कितनी दफा ट्राई करना है ना जी। सो लास्ट टाइम जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो 1999 से 2003 तक की थी। तो अब वो 20 साल हो गए, इसलिए अब हम भूल जाएं कि वो क्या तजर्बा हुआ था, वो क्या हुआ। उन्होंने हम्म। बड़े अच्छे काम भी किए, लेकिन उनका क्या हुआ, वो रोल बैक हो गए। सो देखें, ये अगर आपने एक पायदार, एक सस्टेनेबल किस्म की इकोनॉमिक जिसको कहते हैं पॉलिसी और ग्रोथ लेकर आनी है, तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जिसके पीछे लोगों की पावर हो वो लेकर आनी पड़ेगी, और जिसके पीछे लोगों का प्रेशर हो कि आप डिलीवर करें। सो मैं यूसुफ नजर साहब से एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने एक बात तो समझा दी है सबको। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं चलेगी। दूसरा, उन्होंने ये समझा दिया कि जो डिलीवर नहीं करेगा उसको
वो हम रहने नहीं देंगे। ये वो हैं 19 साल वाले जिनको वो कह रहे हैं कि एवरेज एज आ गई है। आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट कि 50% जो है वो नॉट एजुकेटेड, और बाकी 50% भी, उनमें से भी बेशतर जो है जो एजुकेटेड है, वो भी कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है जिसके बारे में हम बड़ा हम फख्र कर सकें। जी लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो लोग पढ़ लिख गए हैं, अच्छे स्कूलों में गए हैं, जो लोग बाहर गए हैं, बाहर से पढ़ के वापस आए हैं, आपका डायस्पोरा, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जो कि अगर इसको, इस ट्रेन को अगर आप इन उसके इंजन में डाल दें इन लोगों को, तो ये बाकी ट्रेन को सिर्फ खींच नहीं लेगी बल्कि भगा देगी। तो माई रिक्वेस्ट, माई हम्बलेस्ट एंड अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यूसुफ नजर साहब इज, बिकॉज वो बड़े पाए के इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और उनकी बड़ी गहरी नजर है इकॉनमी। मेरी उनसे हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट है कि ये इस किस्म की आइडियाज जो है, मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं भी एक जमाने में ये समझता था, लेकिन प्लीज गो थ्रू द हिस्ट्री and please understand there is only one way, and now your people are charged, this is what they want, and whenever, जब जब उनको मौका मिलेगा इलेक्शन का, वो उन लोगों को लेकर आएंगे जो डिलीवर करते हैं। अगर अगर वोट देके वो लोग आए जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, वो उनको बाहर निकाल देंगे। सो ये एक प्रोसेस है। it doesn't happen overnight, it doesn't happen in days, weeks, months, it takes years. We have to be patient, but the good thing is कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जी, मैंने कहा ये आपसे जरा इसलिए भी मैंने पूछा क्योंकि आपने खुद ही उसका शुरू में जिक्र कर दिया। वैसे तो नाजरीन को पता है, हमने पहले भी आपका जिक्र किया हुआ है कि आपने इस टेक्नोक्रेटिक कैपेसिटी में काम किया हुआ है विद वेरियस गवर्नमेंट्स, पंजाब में भी और मरकज में भी। तो मैंने कहा ये पर्सपेक्टिव भी लिया जाए। मगर ये बात जरूर है हारून साहब के, अगर जो मौजूदा हमारी डेमोक्रेसी का मॉडल है उसमें भी काफी फंडामेंटल तब्दीलियों की जरूरत है। और चाहे वो इलेक्शन का ही प्रोसेस क्यों ना हो, चाहे वो जिस तरह हुकूमतें बनती हैं, और जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो भी मतलब बहुत बड़ा। चलिए ये बहरहाल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे, ये बात लंबी हो जाएगी फिर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म जो है वो भी, उसके बगैर भी हम जमहूरियत को उस तरह से नहीं वो फरोग दे सकते पाकिस्तान में, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं उसके कई मनाजिर और कई एग्जाम्पल्स। तो बढ़ते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आखिरी चंद मिनट रह गए हैं तो उसमें जरा हम ये बात करें कि बड़ा सीरियस सिचुएशन एस्केलेट करी, आपको नाज़रीन को भी मालूम है। और ये कि इसराइल ने ईरान की एम्बेसी जो है दमिश्क में, उसके ऊपर हमला किया। 7 अफसरान उनके बेशमूल एक जनरल हलाक हो गए उस हमले में। और अब ये कि बड़ी इस पे स्पेकुलेशन हुई कि जी ईरान रिटेलिएट करेगा वो, और वो अमेरिका के खिलाफ भी करेगा क्योंकि अमेरिका इसराइल के पीछे है वगैरह वगैरह। यहाँ अमेरिकन मीडिया में भी बड़ी स्पेकुलेशन जारी है। जरा इसके ऊपर भी बताइए। और जारी बात है कि अगर ये मसला एस्केलेट होता है तो यकीनन इसकी फिर हम भी उसकी जद में आएंगे। ईरान तो हमारा पड़ोसी है। जो भी अगर कोई जंग इस बड़ी मुश्किलों से अफगानिस्तान में बंद हुई, और हम तो यही कहते हैं कि ये खित्ता जो है उसमें अमन ही रहे, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो इमर्ज करी है। आप बताएं, आप क्या समझते हैं कि ये एस्केलेट करेगा मजीद? देखिए, एक तो ये जो हमारी परसेप्शन है कि हमारे खिते में और जियो पोलिटिकली हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इधर हर वक्त जो है वो ग्रेट गेम्स हो रही होती हैं, ऑल दैट, हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट द ओनली वंस, आई मीन देयर आर, आप साउथ चाइना सी में देखें, वहां पे कोई 12-13 कंट्रीज हैं, हर वक्त उधर इतनी, बल्कि इधर से ज्यादा टेंशन वहां पे है वर्ल्ड पावर्स की। तो इसी तरह सेंट्रल एशिया के अंदर आप चले जाएं, आप ये अब आप देख रहे हैं यूरोप और रशिया के दरमियान जो एरिया है, वहां पे अजरबैजान, आर्मीनिया, देयर अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे ये जियो पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। वहाँ पे वियतनाम इज डूइंग वेरी वेल, कैम्बोडिया इज डूइंग फाइन, थाईलैंड है, ये आपने सारे अभी जो नाम लिए थे, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सब ठीक चल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी ठीक चल सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट गोज ऑन इन द वर्ल्ड। जहां तक ईरान इसराइल की बात है, देखें ये तो बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट के इसको चंद जी सेंटेंस किया जाए। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि ये मामला चला कहाँ से, क्योंकि ये 70-75 साल पुराना प्रॉब्लम चल रहा है, वर्ल्ड का नंबर 1 इशू है।
और इसकी भी अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, ये इसराइल कैसे वजूद में आया और वहां पे पहले क्या होता था वगैरह। और एवरी सक्सेसिव प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने कोशिश की है इस मसले को रिजॉल्व करने की। और अबाउट 8 मंथ्स अगो, 8-9 मंथ्स अगो, ये तकरीबन जो है एक हल की तरफ कोशिश कर रहे थे जाने की, यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, ये दोनों मिलके इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक कोशिश हो रही थी कि एक ट्रूस और एक एग्रीमेंट करने की कोशिश हो रही थी। मैंने इसके ऊपर बात भी की थी। और उसी के अंदर फिर पाकिस्तान वाज आल्सो अ पार्टी टू इट, अ स्मॉल पार्टी दो, कि जिसमें वो सऊदी अरब वुड चैनल फंड्स investment in Pakistan in lieu of some form of normalization in the Middle East. तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए अब द थिंग इज कि ये एक साइड जा रही थी, अपोजिंग फोर्स जो थी वो ईरान, एंड दे से बैक्ड बाय चाइना एंड रशिया, और ईरान की प्रॉक्सीज जो हैं विच इज हमास, उनके थ्रू फिर ये अक्टूबर के अंदर कराया गया इसराइल के अंदर जो वहां पे इवेंट हुआ था, उसकी वजह से ये पीस प्रोसेस स्टॉल हो गया। हम्म। और तब से ये जंग शुरू हो गई, और फिर एट्रोसिटीज और जेनोसाइड बाय इजरायलीज जो कि अनफॉरगिवेबल है। स्पेशली ये जो प्राइम मिनिस्टर उनका है, ये तो बिल्कुल ही हिटलर की मिरर कॉपी है। um, अब द सिचुएशन इज कि ये कभी ना कभी तो इसको सेटल होना है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एक्सट्रीमली अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है वहां पे। प्रॉब्लम ये है कि जो इसराइल के लोग हैं वो अनपॉपुलर तो है, लेकिन वो इस वक्त अभी तक वहां पे ये मेजोरिटी नहीं आई है कि वॉर को इमीडिएटली खत्म किया जाए। तो एट सम पॉइंट इन द नियर फ्यूचर, द वे थिंग्स आर गोइंग, कोशिश ये है वर्ल्ड पावर्स की कि भाई जंग को खत्म कराया जाए और टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। उसके ऊपर भी मैं आपको, अगर आप कहेंगे जब भी, उसके ऊपर भी आपको बता दूंगा कि वो क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहा है मामला। और क्योंकि वो इन द करंट फॉर्म पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दे वांट कि वहां पे नई लीडरशिप आए। सॉरी मैं जरा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आपका नहीं नहीं, सवाल करें करें करें। जवाब देने के लिए जरूरी है। अच्छा, तो अब वो उस इन द नियर फ्यूचर ये इस तरफ मामला ले जाने की कोशिश हो रही है कि जंगबंदी हो और गाजा जो है उसको एक नई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उसके अंडर दे दिया जाए। और वहां पे ये जो अरब कंट्रीज हैं वो फंड्स वगैरह दें इसकी रीबिल्डिंग के लिए, और वहां पे अरब कंट्रीज की फोर्स जो है वो उसको फिलहाल चलाए। इस तरह का कुछ बन रहा है। यू नो अब ये इसको काउंटर करने के लिए वो जो दूसरी साइड है, जो ईरान और ईरान बैक प्रॉक्सीज जो हैं, जाहिर है वो ये नहीं चाहते कि ये हो। तो इट्स इट्स काइंड ऑफ आप समझे कि ईरान सॉर्ट ऑफ बैक्ड बाय अदर फोर्सेस, चाइना रशिया एक तरफ है और फिर इसराइल यूनाइटेड स्टेट्स दूसरी तरफ है, और इनकी एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है। तो आप देख रहे हैं इसराइल ने अगर निशाना, अकॉर्डिंग टू ईरान, इसराइल ने निशाना अगर बनाया है तो वो ईरान में नहीं बनाया, वो दमिश्क उधर जाके शाम के अंदर निशाना बनाया। सो प्रॉक्सी चल रही है, वो आपस में एक दूसरे पर डायरेक्टली नहीं हमले कर रहे। राइट। इसी बिल्कुल तरह ईरान ने जब मिसाइल था वो भी शाम के अंदर यूएस कंपाउंड के अंदर दागा था उन्होंने। इसी बिल्कुल। तरह सो यूएस ने भी रिटेलिएट ईरान के अंदर डायरेक्टली नहीं किया था। तो अगर ईरान उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो वो डायरेक्टली, इट इज वेरी अनलाइकली कि वो इसराइल के अंदर डायरेक्टली करे। तो वो सही। करेगा भी तो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू करेगा, जिसमें हिजबुल्लाह है, उसमें हमास है, उसमें सीरिया के अंदर ईरानियन प्रॉक्सीज हैं, यमन है, हुतीज हैं वहां पे, इराक के अंदर ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। सो वो ये चलता रहेगा इनका। राइट। तो फॉर द टाइम बिंग यस टेंशन हैं। और अभी वो 48 घंटे तो हो गए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऑयल प्राइसेस थोड़ी बढ़ेंगी। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, ये भी वजह है। और चाइना की इकॉनमी जो है वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बेहतर परफॉर्म कर रही है, उसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस अभी फिलहाल तो रहेंगी ऑन ऑन द हायर साइड। और पर्सनली मैं नहीं समझता कि इसका कोई स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, बिकॉज दैट्स टू डेंजरस। अगर ये डायरेक्टली इसराइल को हिट करता है ईरान, वो फिर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उस तरफ खुदा न खास्ता बात चली है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का
हम्म। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स, बिल्कुल बिल्कुल, विद फिंगर्स क्रॉस। तो बहरहाल जी, हमारा आज के जो है प्रोग्राम, उसका वक्त खत्म हो चुका है। और थैंक यू हारून साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अपने कमेंट्स भी दें। और अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज।